Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in London Group Classes. Friends, जैसा कि आप जानते हैं हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे और प्रोनाउन में हमने जो उसका डेफिनेशन थी, डेफिनेशन पढ़ने के पश्चात उससे जो उसके टाइप्स थे उसे पढ़ा। उसके फर्स्ट नंबर पे उसमें चार्ट भी हमने प्रोनाउन के चार्ट भी हम पढ़ चुके हैं और फर्स्ट नंबर पे हमने पर्सनल प्रोनाउन के नियम और उससे संबंधित जो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसे भी सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट नंबर का है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वो कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वितरणवाचक सर्वनाम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। इसे हम हिंदी में वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस वितरणवाचक सर्वनाम में या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में चार आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर और एवरीवन। ये चार आते हैं। इसमें ईच का मतलब होता है दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, एवरीवन का मतलब होता है दो से अधिक में से प्रत्येक, और आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो इन ये जो चारों है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते कब है? जब इनके पश्चात तुरंत बाद वर्ब आए या फिर ऑफ आता है, या तो वर्ब आए या फिर ऑफ आए, तो ये चारों के चारों जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये ना फर्स्ट नियम। इससे संबंधित जो सेकंड नियम बनता है वो ये बनता है कि ये जितने हैं ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर, इन शब्द को हम सिंगुलर मानते हैं और इनके पश्चात आने वाली वर्ब जो होती है वो भी सिंगुलर होती है। क्या? जो वर्ब आएगी, जो क्रिया होगी, वो इनके पश्चात आने वाली क्रिया सदैव सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कहें कि he has two mobiles. He has two mobiles. He has two mobiles and each is very costly. It is very costly. He has two mobiles. वो उसके पास दो मोबाइल्स हैं, लेकिन जो ये ईच आया है, ईच इज वेरी कॉस्टली, वो दोनों जो है बहुत ही महंगी है। तो ये किसकी बात कर रहा है? इन दोनों की। और ईच के बाद जो देखिए वर्ब आई है वो सिंगुलर है। तो यही हम इसमें रूल था कि इनके पश्चात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तब बनते हैं जब इनके बाद वर्ब या ऑफ आता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। और इनके पश्चात जो वर्ब आएगी वो सदैव सिंगुलर आती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट नियम जो इसका आता है मित्रों को वो ये आता है कि इनके पश्चात जो जितने ये जो है इनके पश्चात अगर ऑफ आता है, अगर इनके पश्चात ये जो चारों लिखे गए हैं इनके पश्चात अगर ऑफ आए तो इसके पश्चात आने वाला नाउन जो होगा वो क्या होगा? प्लूरल। इनके पश्चात अगर ऑफ आता है तो आने वाला नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, बट क्रिया सिंगुलर होगी। मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, इनके पश्चात अगर ऑफ आया है तो इसके पश्चात जो नाउन आएगा, जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। किंतु इसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब वो सिंगुलर कैसे होगी? वो क्रिया जो आएगी वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ दीज बॉयज is intelligent. Is intelligent. Each of these boys is intelligent. तो each देखिए each आया, इसके पश्चात जो ऑफ
आया, रूल में बताया कि अगर इनके पश्चात ऑफ आता है तो आने वाला नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, बट क्रिया सिंगुलर होगी। तो ईच के बाद ऑफ आया है और इसके पश्चात जो नाउन आया है वो प्लूरल में आया है, किंतु जो क्रिया आई है वो सिंगुलर आई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के बस इतने ही चार थे और चारों के नियम मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं कि ईच और एवरी वन, आइदर, नाइदर, इनके मतलब यहाँ लिखे गए हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनते कब है? जब इनके तुरंत पश्चात या तो वर्ब आए या इनके पश्चात ऑफ आए, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने जिसको इरेज कर दिया है, एक ऑलरेडी लिखा गया है आप क्या लिखा गया है, तो ये बन रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और दूसरा जो है इनके साथ कितनी वर्ब आएंगे, वर्ब जो होगी वो सदर सिंगुलर होती है। और नेक्स्ट रूल बताया हमने कि ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर के पश्चात अगर आप आता है तो उसके पश्चात, आपके पश्चात आने वाला नाउन प्लूरल नंबर में होगा, किंतु उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर पे अगला नंबर आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं मित्रों प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? एक तो हु आता है, दूसरा who, whom, whose, which, whose, whom, which और what। ये जितने हैं ये आते हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये इस्तेमाल होता है जो हु, हुम और हुज है, ये इस्तेमाल होता है लिविंग के लिए, लिविंग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। और लिविंग में ये इस्तेमाल होता है सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव के अर्थात ये जब भी आएगा ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्टिव केस होता है इसका। सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस कहें तो जैसे हम सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं उसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, या फिर नॉमिनेटिव केस कहते हैं, या हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा, कहलाता है कर्ता कारक। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में, इस होम का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं, या फिर हम इसे दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, भाषा में नहीं, शब्दों में हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। इसे हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। जो एक्यूजेटिव का मतलब होता है वही ऑब्जेक्टिव का कर्म कारक होता है। और ये आता है पॉसेसिव केस में, इसका प्रयोग हम पॉसेसिव केस में करते हैं, जिसे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट है विच, जिसका प्रयोग हम करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव चीजों के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। और इस विच का प्रयोग हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से करते हैं। इसका प्रयोग हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों किस्म में करते हैं। वाट का प्रयोग हम किसी बात के लिए, कोई बात हम जब करते हैं उसके लिए या किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेम वैसे करते हैं जैसे हम विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव में करते हैं, यानी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में जैसे हम विच का प्रयोग करते हैं, सेम उसी तरह से वाट का भी प्रयोग हम करते हैं किसी बात या वस्तु के लिए। अब
जान गए होंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है। ये यहाँ पे हु, whom, whose, which, what ये जो आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ये क्यों कहा हमने, ये आपने ये कोई अलग से नियम हमने नहीं बताया, तो ये ऑलरेडी है। जैसे हमने देखा था कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। पॉसेसिव क्या होता है, माई और माइंड होता है। जब हम पॉसेसिव प्रोनाउन के कॉलम में गए थे, चार्ट में आप देखेंगे तो उसमें पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत एक पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक पॉसेसिव प्रोनाउन आता है माइंड। तो ये जैसे इस तरह से इसके नियम होते हैं, ठीक उसी तरह से ये हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और पॉसेसिव जो होता है वो हुज होता है। लेकिन ये किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लिविंग, लिविंग क्या है, कोई व्यक्ति है, वो उसके लिए इस्तेमाल होता है होम। और इस होम का मतलब होता है, सॉरी, हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है कौन, और होम का मतलब होता है किसे। होम का मतलब होता है किसे और हुज का मतलब होता है किसको, किसका या किसकी। किसका या किसकी के सेंस में हुज का इस्तेमाल होता है, और विच का इस्तेमाल होता है कौन सा, कौन सा या फिर कौन सी। कौन सा या कौन सी। और वाट का जो सेंस होता है वो होता है क्या। आप जनरली इसको तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वाट मीन्स क्या होता है। तो हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसे, और हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, और वाट का मतलब होता है क्या। इनका ये तो रहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इनसे संबंधित जो नियम बनते हैं वो ये बनते हैं कि इनके पश्चात, जैसे अभी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ा कि इनके पश्चात अगर वर्ब आ जाए या फिर ऑफ आ जाए तो ये क्या कहलाते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक उसी तरह से ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, और इनके पश्चात अगर ये वर्ब आ जाए या फिर ऑफ आ जाए, वर्ब या ऑफ। और वर्ब में ये जैसे वर्ब है, मैंने कहा तो इसमें वर्ब में दो आती है, एक आती है हेल्पिंग वर्ब और एक आती है मेन वर्ब। तो चाहे मेन वर्ब इसके बाद आ जाए या फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, और तो ये क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। या फिर इनके तुरंत बाद ये ऑफ है तो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही कहलाएंगे। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि ये जो है इनके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब या आप का प्रयोग किया गया है, तो ये जितने हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों कहलाएंगे, ये तो ये आपने देखा होगा कि हु से, हुम से, हुज से, विच से, व्हाट से, इनसे हम कौन, किसे, किसका, इस तरह के करके कुछ प्रश्न पूछते हैं। दूसरा सेंटेंस में भी आपने देखा था कि ये जो है जब इस्तेमाल होते हैं WS टाइप वाले क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। और यहाँ पे प्रोनाउन क्यों बनते हैं, क्योंकि ये क्रिया से पहले आते हैं, तो हम इनको करते हैं। और इसके लास्ट में भी तो ये क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा रहेगा, तो ये कहलाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एग्जाम्पल से आपको कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जो कुछ अवशेष रह गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे या पहले कहते हैं हु को, तुम्हारा मित्र कौन है। हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा मित्र कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र
कौन है, तो ये यहाँ पे हु इस्तेमाल हुआ है, क्रिया से पहले इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ जो है ये क्या बन रहा है, क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन साथ ही साथ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसमें होता है, सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और सब्जेक्ट क्या बनता है, जनरली नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो नाउन तो है नहीं, ये नाउन अगर नहीं है, किसी का नाम नहीं है, तो नाम के बदले जो आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है, तुम्हारा मित्र कौन है, ये रहा पहला। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड है होम से, किसका, इसका सेंस होता है किसी। तो हम कहें तुम, एग्जाम्पल के लिए, तुम किसे प्यार करते हो, तुम किसे प्यार करते हो, ये लिख दिया। तो अब इसे हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये whom do you love, whom do you love, तो तुम किसे प्यार करते हो। या अगर आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमने बताया था, असर्टिव, अफर्मेटिव, असर्टिव में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव, वो याद होंगे तो ये आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बहरहाल हम यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। तो ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, whom do you love, तुम किसे प्यार करते हो। अब अगला है हुज, तो हुज से संबंधित हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट है हुज, फॉर एग्जाम्पल हुज का सेंस आता है किसका या किसकी। यह है मोबाइल, यह मोबाइल किसकी है, ये इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे हुज इज दिस हुज इज दिस मोबाइल, यह किसकी मोबाइल है। हुज इज दिस मोबाइल, ये मोबाइल किसकी है, तो ये रहा होम से। और आपने देखा कि हुज इज दिस मोबाइल, ये इसकी कोई जानवर नहीं चलाएगा, कोई निर्जीव वस्तु मोबाइल नहीं चलाएगी। हमने हुज का इस्तेमाल किया, हमने हु का इस्तेमाल किया और हमने हु का इस्तेमाल किया, तो सभी के सभी व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। ये सब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में और ये पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ। अब अगला है विच का इस्तेमाल निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ मिट गया है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केसों में हम करते हैं, जैसे वार्ता भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसों में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगला है विच का इस्तेमाल निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन लड़कों में से कौन सा तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। Which of these boys is your best friend? यहाँ जो है, यहाँ पे इन लड़कों में से कौन सा तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। यहाँ मैंने विच का देखा, आपने यह नियम बताते समय मैंने बताया था कि ये निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक जगह और इस्तेमाल होता है जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जब सिलेक्शन देखा ना, सिलेक्शन
कोई सेलेक्ट करना हो तो वहां भी विच का इस्तेमाल होता है। निर्जीव या सजीव दोनों के लिए किया जाता है। तो इन लड़कों में से कौन सा तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, वहां बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से चयन करना है, सिलेक्शन करना है, उस सेंस में भी हम प्रयोग करते हैं विच ऑफ दीज बॉयज इज योर बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा इन लड़कों में से कौन सा सबसे अच्छा मित्र है। अब अगला आता है, एक एक करके हम देखते हैं, व्हाट और विच। तो व्हाट का प्रयोग हम नॉर्मली सेंस में करते हैं, नॉर्मल सेंस में, और विच का प्रयोग हम सिलेक्शन के सेंस में करते हैं, जहां चुनाव की चयन की बात आती है। बहुत सारा चीज होता है, उनमें से जब चयन करना होता है तब हम विच का, और नहीं तो फिर हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें, तुमने दोपहर में, एग्जाम्पल के रूप में कहें तो तुमने दोपहर के भोजन में क्या लिया। तो नॉर्मली हम पूछ रहे हैं थोड़ा क्या लिया है, बहुत सारी चीजें उसमें से चयन नहीं करना है, तो नॉर्मल सेंस में हम कहेंगे व्हाट डिड यू टेक इन लंच। व्हाट डिड यू टेक इन लंच, ये हम नॉर्मली सेंस में प्रयोग करेंगे। अभी नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं जहां पे हमें चयन करना है। दूसरा एग्जाम्पल कहेंगे कि तुम इन फलों में से तुम कौन सा लेना पसंद करोगे। इन फलों में से तुम कौन सा लेना पसंद करोगे। देखिए यहाँ फलों की बात कर रहा, बहुत सारे फल रखे गए हैं, अब उसमें से उसको चयन करना है, सेलेक्ट करके के लेना है, तो ऐसे में हम विच का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे हम विच ऑफ दीज फ्रूट वुड यू लाइक टू टेक। Which of these fruit would you like to take? तुम कौन सा फल, इन फलों में से तुम कौन सा फल लेना अधिक पसंद करोगे। यहाँ हम फलों लिखा है तो फ्रूट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ्रूट जो वर्ड है ये फ्रूट अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अगर हम फ्रूट्स कह देते हैं, जनरली लिखा हुआ मिल तो जाता है, लेकिन अगर हम फ्रूट्स कह देंगे FURITES, तो इस फ्रूट्स का मतलब हो जाता है रिजल्ट हो जाता है, तो सेंस इसका गलत हो जाता है। यहाँ परिणाम की बात करने लगता है और हम फल की बात कर रहे हैं। विच ऑफ दिस फ्रूट्स वुड यू लाइक टू टेक, इन फलों में से कौन सा फल लेना पसंद करोगे। तो ये रहा व्हाट और विच का, जिसे हमने एक नॉर्मल और एक सिलेक्शन के सेंस में देखा। अगला प्रयोग है मित्रों हु और हुज का। हु का प्रयोग हम नॉर्मल सेंस में करते हैं, जबकि विच का प्रयोग हम सिलेक्शन के सेंस में करते हैं। जैसे हम कह दे तुम्हारा भाई कौन है, तो हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, ये नॉर्मली सेंस में हमने कह दिया। नेक्स्ट हम कहें कि इन आदमियों में से तुम्हारा चाचा कौन है। तो यहां देखिए सिलेक्शन की बात आ रही है, तो हम करेंगे कि विच ऑफ these
मैन इज योर अंकल। तो इन आदमियों में से तुम्हारा चाचा कौन है? तो ये रहा हु और विच का। अगला है हु और वाट का, हु और वाट का। हु का प्रयोग हम नॉर्मल सेंस में करते हैं, लेकिन वाट का प्रयोग हम पद बताने के लिए करते हैं, डेजिग्नेशन बताने के लिए करते हैं। जैसे हम कहते हैं हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है? तो जवाब में हम कुछ भी कह सकते हैं, उनका नाम लेते हुए मिस्टर गुप्ता इज माय फादर, ये हम कहेंगे। लेकिन अगर हम व्हाट से प्रश्न करते हैं कि व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, तो बेसिकली हम जानना क्या चाहते हैं कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। तो ये इस तरह का भाव देता है। इस तरह से हमने जो एंट्रोमेटिक प्रोनाउन था उसमें हु, हुम, हुज, विच और वाट के कॉन्सेप्ट को जाना। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है मित्रों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकेत वाचक सर्वनाम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संकेत वाचक सर्वनाम। इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है दिस, दैट, दीज, दोज और सच भी आता है, लेकिन सच का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ भी हम सच को जिक्र करेंगे। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वे। ये दिस जो है कोई नजदीक रखी वस्तु, नियरेस्ट शो करती है, कोई नजदीक रखी वस्तु को इंडिकेट करती है, और दैट जो है वो दूर रखी वस्तु को इंडिकेट करती है। जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल मेरे पास है, कोई चीज है मेरे पास है, मैं कहूंगा दिस इज, अगर ये फ्रूट है तो दिस इज फ्रूट। अगर इसी फ्रूट को मैं यहाँ रखूं तो कहूंगा दैट इज फ्रूट। तो ये दूर की रखी। तो जब हम ये समझ लीजिए कि बुक है, हम कुछ यूं कर नहीं, ये बुक है तो बुक है, दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक। तो जो नजदीक की रहेगी, नजदीकी को दिखाने के लिए दिस का और दूर को दिखाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। और इस दिस का प्लूरल है दीज। तो जो चीज जिसकी प्लूरल होगी, जो उसके में गुण होंगे वही गुण उसके में भी होंगे। तो दिस जो है नजदीक को दिखाता तो दिस भी नजदीक को दिखाता है। दैट दूरी को दिखाता है तो दैट का प्लूरल होता है दोस, ये भी दूरी को दिखाएगा। तो ये रहे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दिस, दो। सच भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर तुरंत वर्ब आई है तो। और एक सेम होता है, सेम वर्ड आता है। जैसे इसका हम जैसे हम कहेंगे, इसका एक सच का एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख देते हैं कि दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दैट इज हर बुक, यह उसकी किताब है। और ठीक उसी तरह से ये सिंगुलर है, ये क्या है, ये हमने अभी बताया कि दिस का प्लूरल है ये। तो दिस और दैट जब आएंगे ये सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ क्रिया क्या लगेगी, सिंगुलर। अगर कहीं पे हम इसका दैट दिस के बदले दिस इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि कर्ता प्लूरल तो ये भी प्लूरल हो जाएगी। दैट का दिस लिखेंगे तो वो प्लूरल होगा, तो वो क्रिया भी प्लूरल हो जाएगी। और सच प्लूरल होता ही है, सच के जो हो प्लूरल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कहें कि सच आर हिज थॉट्स,
ऐसे उसके विचार हैं, ऐसे उसके विचार हैं। तो ये जो है विचार बहुत सारे हैं, थॉट्स। तो ये और आज जो है सच के बाद आ रहा है क्योंकि ये प्लूरल है। अब सेम, जैसे हम कह दें सेम, जैसे हम कोई चीज बोलते हैं, हमारे हैप्पी न्यू ईयर पे बोलते हैं, हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो जो रिप्लाई में आपको मिलता है थैंक्स एंड सेम टू यू। तो हम सेम टू यू जो इस्तेमाल करते हैं वो बोलने में, स्पीकिंग में कर सकते हैं एज अ प्रोनाउन के रूप में, बट यहाँ पे वो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करना गलत माना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कहें, सेम का प्रयोग हम एग्जाम्पल के रूप में अगर करें तो कुछ यूं करेंगे, आई गेव हिम मोबाइल, आई गेव हिम मोबाइल and he returned me the same। ऐसा हमने किया, I gave him a mobile and he returned me the same। मैंने उसे एक मोबाइल दिया और उसने मुझे वही वापस कर दिया। तो यहाँ पे जो सेम हमने प्रोनाउन के रूप में किया है ये गलत है। इसको हम इस सेंटेंस को सही करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, आई गेव हिम अ मोबाइल एंड ही रिटर्न इट टू मी। तो ये सही हो जाएगा, हम सेम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं एज अ प्रोनाउन के रूप में। तो ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरह से मित्रों हमने 3 टॉपिक आज पढ़ा है। एक डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा है और इंट्रोगेटिव पढ़ा है। मैंने आपको खुद ही लिख करके बताए हैं। अब इस जो है आई होप आपको ये जो मैंने बताया है आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो अभी हम बुक से भी पढ़ेंगे तो इसे एक बार, तो वहां आपको जो कुछ डाउट्स रह गए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बस मैंने पूरी कोशिश की है आपको यहीं पे उसे समझा देने की, ताकि बुक से आप सिर्फ पढ़ें तो जो भी आपका थोड़ा बहुत रह जाए वो क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए हो, पसंद आए हो, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में जा करके उसे कमेंट करने से पहले आप बुक को पढ़ें। उसमें पढ़ेंगे तो जो कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद भी नहीं क्लियर होते तो मैं एक बार जब बुक से पढ़ाऊंगा वहां आपको वो क्लियर हो जाएंगे। सो अब इसके बाद हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।